हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। इस साल एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई का एग्जाम कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। आपके प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई 2024 जीके जीएस का रैपिड रिवीजन सेशन। और आज का ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है। इस सीरीज का पार्ट 1 और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, बिकॉज यहाँ पे डिस्कस किए गए हर एक प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हुली वेशा इज ए पॉपुलर फॉक डांस इन द कोस्टल रीजन ऑफ। हुली वेशा कहाँ के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। हुली वेशा इसको टाइगर फेस डांस के नाम से भी जाना जाता है। कब मनाया जाता है? नवरात्र फेस्टिवल के दौरान इसको मनाया जाता है। और किस भगवान को यहाँ पे पूजा जाता है? दुर्गा माँ को यहाँ पर पूजा जाता है। तो हुली वेशा कहाँ का फॉक डांस है? ये हो जाएगा आपका कर्नाटका। कर्नाटका का और भी इम्पोर्टेंट फॉक डांसेस जैसे कि यक्षगना, पुट्टरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लंबी। केरला के कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म जैसे कथकली, ओटमथुलल, मोहिनीअट्टम, कोथली, टपकली, टपट्टिकली। ठीक है। उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस जैसे ओडिसी, सवरी, घूमरा, पैनका, मुनरी, छाव, रणपा। और गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स गरबा, डांडिया रास और टिप्पणी जुरियन। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 25 जनवरी। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 16 सितंबर। इस साल 2024 का जो इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया गया था उसका थीम क्या था? ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। ये किस लिए मनाया जाता है? जैसे कि ओजोन लेयर्स का जो गुरुत्व या फिर सिग्निफिकेंस होता है, या फिर ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होने के कारण जितने भी डेंजर्स होने के चांसेस हैं, उसके बिहाफ में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए या फिर अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद में रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था? 16 सितंबर 1987 में इसको साइन किया गया था। कौन साइन किए थे? और बाय ऑल द इवन मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के सभी सभी जितने भी मेंबर्स हैं सब इनको साइन किए थे। किसके लिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये साइन किया गया था। 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और 25 जनवरी को इंडियन टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर। Next question, in which of the following locations was Nataraj, a stone male dancing figure discovered? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज नामक एक पत्थर की नृत्य करती हुई नर आकृति की खोज की गई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रंगपुर या फिर ऑप्शन डी मोहेंजोदड़ो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा को किसने फाउंड किया था? दयाराम साहनी 1921 में। कहाँ पर? मोंटगोमरी जिले, जो पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है वहां पर। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे इसको फाउंड किया था। लोथल, लोथल को कौन फाउंड किए थे, कौन खोजे थे? एसआर राव। कब? 1957 में। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और किस नदी के किनारे? भोगाभा और साबरमती नदी के जो संगम स्थल होते हैं या फिर कॉन्फ्लुएंस होते हैं वहां पर इसको खोज किए थे। लोथल हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र पोर्ट टाउन था लोथल, याद में रखिएगा। रंगपुर को किसने खोजे थे? एम एस वत्सा ने इसको खोजे थे 1931 में। कहां पर खोजे थे? गुजरात में। और किस नदी के किनारे? मदर नदी के किनारे इसको खोजे थे। और मोहेंजोदाड़ो को राखाल दास बैनर्जी 1922 में इसको फाउंड किए थे। कहां पर? सिंध प्रदेश के लारकाना डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के किनारे इसको खोज किए थे? इंदस या फिर सिंध नदी के किनारे इसको खोज किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट व्हिच हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 2,8,7। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी क्लोरीन या फिर ऑप्शन डी कार्बन। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप खोजेंगे तो ये हो जाएगा 17। अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो 17th नंबर जो एलिमेंट है उसका नाम है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2,8,7। इसको एक बार देखते हैं। जैसे कि क्लोरीन का ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट जो जिसका नाम है के ऑर्बिट, इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 1। इसमें टोटल 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। सबसे मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद में जो ऑर्बिट है इसका नाम है एल। इसमें सबसे ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। 8 से ज्यादा नहीं रह सकता, कम रह सकता है बट 8 से ज्यादा रह नहीं सकता। और उसके नेक्स्ट में जो ऑर्बिट है उसका नाम है एम ऑर्बिट बोला जाता है। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 रह सकता है। पर यहाँ पर 7 ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसको बोला जाता है, तो इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, बट इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। यहाँ पर एक आप फॉर्मूला याद में रखिएगा। इसका फॉर्मूला का नाम है, फॉर्मूला है 2n²। 2n² क्या है? ये दिस इज द फॉर्मूला जहां से आप किसी भी ऑर्बिट में सबसे ज्यादा या फिर मैक्सिमम परमिसिबल इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे n इक्वल टू 1 अगर होगा तो ये k ऑर्बिट हो जाएगा। n इक्वल टू 2 अगर होगा तो ये l ऑर्बिट हो जाएगा। n इक्वल टू अगर 3 होगा तो ये m ऑर्बिट हो जाएगा। तो k ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? 2 इंटू 1² मतलब 2। ठीक है, तो k ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकता है। l ऑर्बिट में 2 इंटू 2² मतलब 8। l ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा नहीं रह सकता। और m ऑर्बिट में 2 इंटू 3² मतलब 3² इंटू 9 इंटू 2 18। इसमें सबसे ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 18 से ज्यादा नहीं रहेगा। इससे आप जितने भी जाएंगे तो उसके बाद के एल एम एन ओ, उसके बाद आ जाएगा p। तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 हो जाएगा तो फिर O ऑर्बिट होगा। n इक्वल टू 5 हो जाएगा फिर P ऑर्बिट होगा। तो इससे आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं H11। ठीक है, और हीलियम में देखेंगे तो ये इनर्ट गैस है, मतलब इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा ही इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होके रखा है। इससे क्या होगा? इससे नॉर्मल स्टेट में हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो हीलियम इज एन इनर्ट गैस जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अगर कार्बन के बात करें तो कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकेंगे के ऑर्बिट में रहता है 2 और एल ऑर्बिट में इसका रहेगा 4। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन 6 होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड द रशियन रिवर मोकवा। किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोकवा के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए मॉस पुत्र, ऑप्शन बी मॉस ब्रह्मा, ऑप्शन सी पुत्र मॉस या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी एक बार देख लेते हैं कि ये लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स है। कौन? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत का या फिर विश्व का बोल सकते हैं, भारत का नहीं, विश्व का सबसे पहला और सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को किसने डिस्कवर किया था, किसने डेवलप किया था? डीआरडीओ ने एंड रशियन फेडरेशन एनपीओ मैसिनोत्सेनिया। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। डीआरडीओ एंड एनपीओ ये रशियन फेडरेशन का है और ये इंडिया का है। ठीक है, तो इसको डेवलप किया था। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइएगा। ये जो मिसाइल है ये लैंड से, एयरक्राफ्ट से, शिप से या फिर किसी भी सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है। और फर्स्ट सक्सेसफुली इसको कब लॉन्च किया गया था? 2001 को। ठीक है, याद में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ, को-फाउंडर्स बोल सकते हैं, ऑफ गूगल। निम्नलिखित में से कौन गूगल का सह संस्थापक में से एक है?
या फिर संस्थापक में से एक है? ऑप्शन ए जॉन कॉम, ऑप्शन बी लैरी पेज, ऑप्शन सी जेरी यंग या फिर ऑप्शन डी मार्क जकरबर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लैरी पेज। इनके साथ कौन थे? सर्जी बिन। ये है आपका लैरी पेज और ये है आपका सर्जी बिन। जॉन कॉम कौन है? जॉन कॉम है व्हाट्सएप का सीईओ या फिर को फाउंडर भी बोल सकते हैं। ये है आपका जॉन कॉम। ये और इनके साथ कौन थे? ब्रायन एक्टन। ठीक है। जेरी यंग कौन थे? याहू का फॉर्मर सीईओ और इसको वन ऑफ द को फाउंडर जेरी यंग थे। इनके साथ कौन था? डेविड फिलो। और मार्क जकरबर्ग तो सभी जानते हैं, वो है को फाउंडर ऑफ फेसबुक। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लैरी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज? भारत सरकार ने हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1975 या फिर ऑप्शन डी 1974। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ दिसंबर 2021 द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर? दिसंबर 2021 तक भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितने थे? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 28 या फिर ऑप्शन डी 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 25। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को चेंज करके अगर 2024 दे देता है और ऐसे पूछता है कि एज ऑफ दिसंबर, एज ऑफ नवंबर या फिर एज ऑफ अगस्त 2024 द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर, तो याद में रखिएगा वो भी 25 ही होगा। हाई कोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट या फिर ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन हो जाएगा? कैलकाटा हाई कोर्ट, जो 1862 में इसको डेवलप किया गया था या फिर गठन किया गया था। हाई कोर्ट्स का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर बर्नेस पीकॉक। पीकॉक याद में रखिएगा, जो हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस। ठीक है। फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन? पीवी चक्रवर्ती। ठीक है। फर्स्ट इंडियन जज ऑफ हाई कोर्ट कौन? शंभुनाथ पंडित। ठीक है। हाई कोर्ट का फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस कौन? लीला सेठ। हाई कोर्ट का फर्स्ट महिला जज कौन? अन्ना चंडी। ठीक है। कैलकाटा हाई कोर्ट का करंट चीफ जस्टिस कौन है? टीएस सिवग नानम। ठीक है। टीएस सिवग नानम। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बट बिफोर द अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट दो लोगों के साथ कंसल्टेंट करता है। ठीक है। वो दो लोग कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड उस स्टेट का गवर्नर। याद में रखिएगा। दिल्ली एकमात्र यूटी है जहां पर हाई कोर्ट है। दिल्ली इज द ओनली यूटी दैट हैज हाई कोर्ट। ठीक। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पारित हुआ था और उस दौरान किसके टाइम? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। उस टाइम वाइसरॉय थे या फिर गवर्नर बोल सकते हैं। वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? वो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद में रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कमिटी इज रिलेटेड टू रिकमेंडेशंस ऑन इंडियन बैंकिंग सुपरविजन? भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण की सिफारिशों के कौन सी समिति संबंधित है? ऑप्शन ए एस पद्मनाभन कमेटी, ऑप्शन बी आर एच खान कमेटी, ऑप्शन बी अबिद हुसैन कमेटी या फिर ऑप्शन डी अजीत कुमार कमेटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एस पद्मनाभन कमेटी। एस पद्मनाभन कमेटी को आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया था 1995 में। कौन नेतृत्व दे रहे थे? एस पद्मनाभन। ठीक है। आर एच खान कमेटी, जिसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस कमेटी, कमिटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर ये कमेटी गठन किया गया था। कौन गठन किया था? आरबीआई ने गठन किया था। कब किया था? 1997 में। और कौन नेतृत्व दे रहे थे? आर एच खान। इसका मेन गोल क्या था? ठीक है। इस कमेटी का मेन गोल क्या था? जैसे भी बिजनेस में जितने भी स्मॉल स्केल सेक्टर्स होते हैं उनके लिए क्रेडिट डिलीवरी को इम्प्रूव करना और जितने भी प्राइमरी डीलर्स थे उनके फंक्शनैलिटी को एनहांस करना, कार्यकाल को या फिर कर्म क्षमता को इंक्रीज करना, एनहांस करना, ये दो मेन काम जो होते हैं उनके ऊपर रिकमेंडेशंस देने का काम कौन करता है? आर एच खान कमेटी।
तो इसके लिए ये कमेटी को गठन किया गया था। आबिद हुसैन कमेटी 1986 में जो आबिद हुसैन कमेटी गठन किया गया था वो प्राइम मिनिस्टर ने गठन किया था उस टाइम का। और कौन नेतृत्व दे रहे थे? आबिद हुसैन जी। और मेन गोल क्या था? सीएसआईआर का जो फंक्शनैलिटी है और जो स्ट्रक्चर है इनको रिव्यू करने का मेन काम था आबिद हुसैन कमेटी। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सीएसआईआर का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। और अजित कुमार कमेटी जितने भी आर्मी पर्सनल्स थे या फिर आर्मी पीपल थे उनके पे स्केल्स के रिगार्डिंग जितने भी पॉलिसीज है या फिर थे उनको फॉर्मुलेट करने का काम अजित कुमार कमेटी को दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एस पद्मनाभन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग विच यूज्ड बाय गैस। ठीक है, एटीएम गैस द्वारा उपयोग की जाने वाली कौन सी चीज मापने की एक इकाई है? ऑप्शन ए प्रेशर या फिर दबाव, ऑप्शन बी टेम्परेचर या फिर तापमान, ऑप्शन सी रेडिएशन या फिर विकिरण, या फिर ऑप्शन डी कन्वेक्शन या फिर संवहन। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आप याद में रखिएगा, एटीएम को स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर भी बोला जाता है। और इसको कैसे मेजर करते हैं? जैसे मानिए ये है आपका सी लेवल, ठीक है, सी लेवल के ऊपर आप ऐसे एक मानिए आप एक पाइप रखे हुए हो और पाइप के अंदर क्या है? पाइप के अंदर मरकरी है, ठीक है, मरकरी मतलब Hg। और ये मरकरी का हाइट कितना है? ये मरकरी का हाइट है 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर। इतना हाइट का मरकरी कितना टेम्परेचर में है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। और यहाँ का ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो मरकरी कॉलम है, ये मरकरी कॉलम सी लेवल पर जितना दबाव डालेगा या फिर जितना प्रेशर आप प्रयोग करेगा, इसको बोला जाता है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट आप याद में रखिएगा, 1 ATM इज इक्वल टू 101325 पास्कल। पास्कल क्या है? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है। 1 ATM इज इक्वल टू 101325 पास्कल, या फिर 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। टॉर भी एक यूनिट ऑफ प्रेशर है, बट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हो जाएगा आपका पास्कल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट हो जाएगा केल्विन। और रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान एक जगह से दूसरे जगह में आपका एनर्जी ट्रांसमिट होता है। एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स। वेव्स के फॉर्म में या फिर पार्टिकल्स के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट होता है रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे सन होता है या फिर सूर्य होता है, वहां से हम लोग के पास जो एनर्जी आता है उसको हीट एनर्जी बोला जाता है। और ये किस फॉर्म में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा सन से हमारे पास ये जो किरणें या फिर एनर्जी बोल सकते हैं, सोलर एनर्जी या फिर हीट एनर्जी पृथ्वी में आता है, रेडिएशन प्रोसेस। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन भी एक हीट एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाने का एक प्रोसेस है, ठीक है। बट इस प्रोसेस में जो हीट जाएगा, जिस माध्यम में हीट ट्रैवल करेगा, वो एक मूविंग फ्लूइड होगा या फिर मूविंग गैस होगा, ठीक है। तो ये फ्री स्पेस होगा नहीं, ये कोई मीडियम होगा। कौन सा मीडियम होगा? मूविंग फ्लूइड होगा या फिर गैस होगा। इसके थ्रू में एक जगह से दूसरे जगह में हीट ट्रांसफर हो सकता होगा कन्वेक्शन प्रोसेस में। एक एग्जांपल के थ्रू हम तीनों प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर देख सकते हैं। कौन सा तीनों प्रोसेस? एक है आपका कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। जैसे इस एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे एक यहाँ पर आपका गैस ओवन है और गैस में यहाँ पर एक आप कंटेनर या फिर आप कुकर समझ सकते हैं, यहाँ पर पानी है कुकर के अंदर, इसमें राइस पार्टिकल्स है। और कुकर का जो हैंडल है ये आपका मेटालिक हैंडल है। ऐसे आप अगर जो गैस को ऑन करते हो तो कुछ टाइम बाद आप अगर इसके हैंडल को टच करते हो तो आपको गर्म लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज ये कुकर जो है ये मेटालिक कुकर है, यहाँ से हीट यहाँ कुकर का जो बॉडी के थ्रू होके ये मेटालिक कंडक्टर में आके ये ट्रैवल कर रहा है। तो मेटल के थ्रू जिस प्रोसेस से हीट या फिर एनर्जी ट्रैवल करेगा उसको बोला जाता है कंडक्शन।
अगर आप पानी के अंदर देखोगे कुछ टाइम बाद, पानी गर्म होने के बाद, तो देखोगे जी जो राइस का जो पार्टिकल्स है ये नीचे से लेके ऊपर में ऐसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, पानी के अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण ये जो राइस का पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहा है, ये कन्वेक्शन प्रोसेस है। कन्वेक्शन का और भी एग्जांपल आप देखोगे, जैसे ये जो कुकर का ऊपर वाला हिस्से से आप देखोगे वेपर ऊपर में जा रहा है, ठीक है, ये भी कन्वेक्शन प्रोसेस से ही आता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो रीजन है, ठीक है, ऊपर वाला रीजन, यहाँ पर तो हीट ज्यादा होने के कारण यहाँ पर एयर हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो इसमें प्रेशर घटेगा और प्रेशर रिलीज करके ये ऊपर जाएगा। तब बाहर वाला जितने भी आ, कम गर्म या फिर बोल सकते हैं ठंडा एयर है, इस जगह को कैप्चर करने के लिए आएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज द वे जहां पर गैस के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन। और रेडिएशन कैसे लगेगा? आप अगर चूल्हा के सामने या फिर गैस ओवन के सामने यहाँ पर खड़े रहते हैं तो आपको हीट लगेगा, आपको गर्मी महसूस होता है। तो ये जो आप हो यहाँ पर और यहाँ पर जो चूल्हा है, इसके जो बीच में जो मीडियम है, इस मीडियम के थ्रू आपकी तरफ जो हीट एनर्जी ट्रेवल करके आ रहा है, जिसके कारण आपको गर्मी लग रहा है, वो क्या है? वो रेडिएशन प्रोसेस है। सो आई थिंक these are the three examples of heat transfer: conduction, convection and radiation। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स इज नोन एज। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण की नाम क्या है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी बोलोमीटर, ऑप्शन डी कार्डियोग्राफ या फिर ऑप्शन डी क्रेस्कोग्राफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ को किसने डिस्कवर किया था? सर जगदीश चंद्र बोस ने। क्रोनोमीटर क्या है? क्रोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो समुद्र में जितने भी शिप्स है उसको, उन लोगों को नेविगेशन या फिर दिक निर्देशन के लिए क्रोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। बोलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा माइक्रोवेव एनर्जी को मेजर किया जाता है या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर किया जाता है। किसने इन्वेंट किया था? सैमुअल लैंगले ने इन्वेंट किया था। क्रोनोमीटर को किसने? जॉन हैरिसन ने इन्वेंट किया था। और कार्डियोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा हम बहुत काम कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट बीट को मेजर किया जाता है, या फिर हार्ट का हमारा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको भी मेजर किया जाता है, या फिर हार्ट के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पास कर रहा है उसको भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा मेजर किया जाता है। इसको किसने इन्वेंट किया था? विलियम एंथ ओवन ने इसको डेवलप या फिर डिस्कवर किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन असम। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी नमेरी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी मानस नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी दम्पा टाइगर रिजर्व। असम का कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, काजीरंगा, नमेरी और मानस ये सब असम में स्थित है। दम्पा टाइगर रिजर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये है आपका मिजोरम में स्थित है। मिजोरम का दो ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे मुडलैंड नेशनल पार्क और फंकुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, याद में रखिएगा। असम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। इसका कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा असमीज, बोडो एंड बंगाली। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट असम का है आपका 35। 2024 में असम का बहुत सारे चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है: माजुली मास्क, माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, बोडो दोकोना, बोडो एरी सिल्क, आसाम जापी, बिहू ढोल, पानी मेटेका क्राफ्ट, सरथेबाड़ी मेटल क्राफ्ट, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। और भी बहुत सारे, बट कुछ इंपॉर्टेंस हम यहाँ पर उल्लेख किए हैं आपके लिए। अगर मिजोरम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो इसका कैपिटल है ऐजवाल, सीएम है लल्डू होमा, गवर्नर डॉक्टर हरिभाव कंबामपति, ऑफिशियल लैंग्वेज मिजो एंड इंग्लिश। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 11। मिजोराम के कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे मराम, मिजो चिल्ली, मिजो पोंचई, नोकवेक, कॉन्ट्रोम और तौला लोहान, इन सब चीजों को मिजोरम का जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द जनगण मन ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द इंडियन नेशनल एंथम। जनगण मन को
आधिकारिक तौर पर कब संविधान संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। इसका जो हिंदी वर्जन है उनको एडॉप्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। फर्स्ट कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी का कैलकाटा सेशंस में इसको गाया गया था। इसका इंग्लिश वर्जन में किसने ट्रांसलेट किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कब? 1919 को इनमें इनको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास? आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटने का नाम क्या है? ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी पहल या फिर ऑप्शन डी आत्मनिर्भर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्च्ड द एक्सरे? एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एंटोनी हेनरी बेकरल, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन या फिर ऑप्शन डी जोहान विल्हेम रिटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन। रॉन्टजेन ने 1895 में एक्सरे का खोज किए थे। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, याद में रखिएगा। इसको किस लिए यूज किया जाता है? बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, ट्यूमर्स, निमोनिया, डेंटल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए, और जितने भी कैंसर ट्यूमर सेल्स होते हैं, कैंसरस ट्यूमर सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक्सरे का यूज किया जाता है। एंटोनियो हेनरी बैकरेल जो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किए हुए हैं या फिर रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरर इनको बोला जाता है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइजैक न्यूटन बहुत सारी चीजों को डिस्कवर कर चुके हैं, जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया, लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन ने ही डिस्कवर किया, कैलकुलस या फिर रेनबो, इनको भी आइजैक न्यूटन ने ही डिस्कवर किए हुए हैं। जोहान विल्हेम रिटर, इन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट को या फिर यूवी लाइट को डिस्कवर किए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रॉन्टजेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 189, अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी अनुच्छेद 221 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 263। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 241। आर्टिकल 189 किसके रिलेटेड है? पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के जितने भी वोटिंग प्रोसेसेस हैं उनके रिलेटेड है आर्टिकल 189। आर्टिकल 221 हाई कोर्ट्स के जजेस के सैलरीज के रिलेटेड है, और आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल या फिर आईएससी के स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आर्टिकल 241। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मोही बहाउद्दीन दागर is a legendary musician associated with which musical instrument? उस्ताद मोही बहाउद्दीन दागर किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं? ऑप्शन ए रुद्रवीणा, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी फ्लूट या फिर ऑप्शन डी सितार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रवीणा। ठीक है, भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो तबला से जुड़ा हुआ है वो हो जाएंगे जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह राखा और फजल कुरैशी, और भी बहुत सारे, बट दे आर इम्पोर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज अकॉर्डिंग टू फ्लूट इंस्ट्रूमेंट वो हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रघुनाथ सेठ, और सितार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन रविशंकर, उनकी बेटी अनुष्का शंकर, विलायत खान। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है रुद्रवीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड सर विलियम जोन्स फाउंड एशियाटिक सोसाइटी? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1793, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1854 या फिर ऑप्शन डी 1782। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1784। कहाँ पर? कैलकाटा में। किस लिए? ओरिएंटल स्टडीज को प्रमोट करने के लिए। उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1793 में भारत में या फिर भारत के
अंदर चार्टर एक्ट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत 20 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्टेप था भारत के अंदर नेशनलाइज होने का। ठीक है, तो अगर 1854 को देखिएगा तो यहाँ पर भारत में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था फेमस। उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डालहौसी। ये जो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में भारत के अंदर, ये कुछ इनका पर्पस था। क्या पर्पस था? वुमेन्स एजुकेशन को इनकरेज करना, या फिर भारत के अंदर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करना, या फिर भारत के अंदर एक एजुकेशनल सिस्टम को एस्टैब्लिश करना जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय को हेल्प कर सके। तो इसका मेन और भी पर्पसेस थे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस था वुड्स का डिस्पैच। 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई या फिर सलबाई चुक्ति हुआ था। किसके बीच? वारेन हेस्टिंग्स के बीच, या और वारेन हेस्टिंग्स और मराठा पेशवा के बीच। और आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सलबाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का द एंड हो गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1784। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नमेंट हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न 100% पेपरलेस? कौन सी सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुनिया का पहला सरकार बन गई है? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी बर्लिन, या फिर ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या फिर ऑप्शन डी दुबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दुबई हो जाएगा। दुबई क्या है? यूएई का सबसे बड़ा शहर है, और ये दुबई में ही, याद में रखिएगा, क्रिकेट वाला आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है। यूएई का कैपिटल सिटी कौन सा है? अबू धाबी हो जाएगा। यूएई का पीएम कौन है? शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तम। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयद अल नहान। और करेंसी क्या है? दिरहम, याद में रखिएगा। मॉस्को रसिया का कैपिटल सिटी है। रसिया का पीएम कौन? मिखाइल मिशोस्तिन। प्रेसिडेंट कौन? व्लादिमीर पुतिन। करेंसी क्या है? रूबेल और रॉबेल। ठीक है, बर्लिन क्या है? बर्लिन है जर्मनी का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। जर्मनी का चांसलर का नाम क्या है? ओलाफ स्कॉल्स। प्रेसिडेंट कौन? फ्रैंक वेल्टर स्टीनमियर। और करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। न्यूयॉर्क क्या है? यूएस का एक शहर है। यूएस का प्रेसिडेंट कौन? जो बाइडेन। करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एनएसए एस्टैब्लिश्ड? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी एनएसए की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए फरवरी 1946, ऑप्शन सी अगस्त बी अगस्त 2021, ऑप्शन सी जनवरी 1935, या फिर ऑप्शन डी मार्च 1980। एनएसए की बात करें तो एनएसए क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस है उनके ऊपर भारतीय साइंटिस्ट के लिए ये एक नेशनल एकेडमी है। तो एनएसए इज द नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन साइंटिस्ट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था? कलकत्ता के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। फाउंडर कौन है? लेविस लेई फॉर फिरमोर। और प्रेसिडेंट अभी के कौन है? आशुतोष शर्मा जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल खान ई खनन? खान ई खनन की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बैराम खां, ऑप्शन बी हुमायूं, सी हुमायूं, या फिर ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैराम खां। नेक्स्ट, हु लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग दिल्ली दरबार 1911? दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन ए हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड जॉर्ज फाइव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज फाइव। लॉर्ड विलिंगडन कौन थे? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1931 से लेके 1936 के बीच में वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इनके टीनियर में कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुआ था, जैसे 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, या फिर सेकेंड राउंड टेबल बैठक हुआ था। 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1931 से 1934 के बीच में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट पूरे भारत में फैल गया था, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जारी हुआ था। लॉर्ड इरविन ये भी एक वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन विच टाइम 1926 से 1931 के बीच में। इनके टेन्योर में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुआ था, जैसे 1928 में भारत के अंदर साइमन कमीशन आए थे। ठीक है,
साइमन कमीशन 1928 में भारत में आए थे। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किए थे। वहाँ उस 1930 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1930 में ही चिट्टागोंग आर्मरी रेड हुआ था और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड इरविन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। ऑप्शन है टप्पा, ऑप्शन बी ठुमरी, ऑप्शन सी अलापना या फिर ऑप्शन डी ध्रुपद। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को शास्त्रीय संगीत भी कहा जाता है और इसको नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बिकॉज इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया इसको कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलापना। ठीक है, अगर तप्पा की बात करें तो ये एक सेमी क्लासिकल इंडियन वोकल म्यूजिक है। ठुमरी ये एक लाइट क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया है और ध्रुपद ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ओल्डेस्ट नोन स्टाइल है ध्रुपद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलापना, याद में रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस क्योटो प्रोटोकॉल से अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी ओजोन। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। किसके लिए ये एग्रीमेंट हुआ था? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को घटाने के लिए। कब इसको अडॉप्ट किया गया था? 11 दिसंबर 1997 में। कहां पर? क्योटो जापान के अंदर। और कब ये इफेक्ट में आया था, कब ये लागू हुआ था? 16 फरवरी 2005 में। इसमें अभी करेंटली कितने मेंबर्स है? 192 मेंबर्स हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ओजोन। ठीक है, ओजोन क्योटो प्रोटोकॉल्स में इंक्लूडेड नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा सिक्स ग्रीन हाउस गैसेस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसको रेगुलेट करता है क्योटो प्रोटोकॉल। या फिर आप बोल सकते हो क्योटो प्रोटोकॉल ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा 6 ग्रीन हाउस गैसेस को रेगुलेट करता है। कौन से 6 ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन CO2, CH4 एंड N2O आर गिवन। जैसे कि मीथेन होगा CH4, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो इन तीनों को रेगुलेट करता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, तो किसको नहीं करता है? ओजोन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन। नेक्स्ट और आज की लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। 2011 का अगर सेंसस देखे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 का सेंसस देखे तो फर्स्ट 3 स्टेट्स जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो 1 नंबर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3rd नंबर में बिहार। अगर फर्स्ट 3 यूटी को देखे, यूनियन टेरिटरी को देखे, तो फर्स्ट में हो जाएगा दिल्ली, सेकंड में जम्मू एंड कश्मीर और 3rd में हो जाएगा पुडुचेरी। यहाँ पर 2 पॉइंट्स आप याद में रखिएगा। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सिक्किम सबसे कम या फिर लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम हो जाएगा 2011 के सेंसस के अनुसार। और सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी कौन सा है? वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप इज द लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। स्टेट वर्ड क्या है? सारस। टेन और स्टेट एनिमल्स वैम्पियर, याद में रखिएगा। राजस्थान का सीएम भजनलाल शर्मा। गवर्नर हरिभाव बागड़े। स्टेट बर्ड कौन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और स्टेट एनिमल चिंकारा एंड कैमल। चिंकारा एक टाइप का डियर है। ठीक है, और केरला के देखे तो सीएम हो जाएंगे पिनायरी विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल और स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट। तमिलनाडु के सीएम कौन? MK स्टालिन। गवर्नर RN रवि। स्टेट बर्ड एमिरल डोव एंड स्टेट एनिमल नीलगिरी थार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उत्तर प्रदेश। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।